मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंतर्गत जो बदलाव लाए गए उन सब के ऊपर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इससे पहले जितने भी एक्ट आए उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी उन पर हमने नजर बनाई है कि नहीं। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट आपने पढ़ा, इसके अलावा आपने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, इसके अलावा आपने 1793 का एक्ट पढ़ा। 1813 का एक्ट बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी भारत के साथ, वो व्यापार करने की वो समाप्त हो गई थी। केवल तीन चीजों पे उनका ये मोनोपोली बचा हुआ था, एक चाय के ऊपर, एक ओपियम अफीम के ऊपर, और चाइना के साथ व्यापार करने का। तो ये जो सीरीज है जिसमें हम ब्रिटिश शासनकाल के दौरान और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव के दौरान जो बदलाव आए, जो कानूनी बदलाव आए, जो एक्ट आए, उन सब चीजों पर हम एक नजर डालने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीजों का इम्पैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कैसे हुआ ये हम समझ सकें। यानी कि केवल हम चार्टर एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पढ़ने वाले हैं उनके एक्ट की केवल कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं देख रहे, बल्कि उस कैरेक्टरिस्टिक से आगे जाकर ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका हमारी कानून व्यवस्था यानी भारत की जो हमारी कानून लॉ मशीनरी है उनके ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ा, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा। तो जब इन चीजों को इस नजरिए से देखेंगे तभी ये पढ़ाई जो है मानी जाएगी कि हाँ आपने बातों को समझा है और परीक्षा और में आप सही परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 की। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो इसमें हमने बताने का प्रयास किया है कि ये जो प्रयास शुरू हुआ था, जो रेगुलेटिंग एक्ट से जो शुरू हुआ था, जिसमें कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया था, वहां पर पावर को सेंट्रलाइज करने की शुरुआत हुई थी। वहां पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनमें केंद्र को यानी कि एक व्यक्ति को पावर देने की उन्होंने शुरुआत की थी। सत्ता चलाने के लिए एक व्यक्ति को उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल बनाने का प्रयास किया था। अब वो प्रयास धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है और 1833 में ये कह सकते हैं हम कि दिस वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। कि ये जो एक्ट था इसमें ये हम मान सकते हैं कि इन्होंने सेंट्रलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको काफी हद तक स्थापित कर दिया, काफी हद तक डेवलप कर दिया। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जब किसी व्यवस्था को चलाने के लिए पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित कर दी जाती है। When to run any system, the power is centralized in the hands of one person, which is on the top of the organization. That is called centralization. और जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? पावर्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है बढ़ता चला जाता है और सबसे निचले स्तर तक भी पावर पहुंच जाता है, यानी हर व्यक्ति को कुछ कुछ काम करने का अवसर मिलता है। तो वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन 1833 का ये जो चार्टर एक्ट है ये फोकस करता है सेंट्रलाइजेशन पर। कैसे करता है सेंट्रलाइजेशन पर? तो देखिए, यहां पर आपको सीधे समझ में आने लगेगा। इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब क्या किया इन्होंने? देखिए, एक बड़ा बदलाव। जिसको हम बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, अब वो सीधे सीधे हो गए इंडिया के गवर्नर जनरल। बंगाल की जगह जो शब्द है वो बन गया इंडिया। अभी तक क्या था? बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले क्या था? मतलब और 1773 से पहले जाएंगे तो क्या देखेंगे? गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया तो हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और अब जब
1833 का एक्ट आया है तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार जितने भी क्षेत्रों में था, जहां जहां पर उनकी टेरिटरी थी, उन सब पर निगरानी रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उन सबको कानून के माध्यम से उनको नियंत्रित करने के लिए जिस अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई उसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया। और जो मैंने आपको बात बताई, सेंट्रलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने, वो यहां पर उनका पूरा हो गया। तो सेंट्रलाइजेशन और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इनको सारा पावर दे दिया गया, वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड द मिलिट्री पावर्स। यानी भारत के अंतर्गत जो भी एक्टिविटी, सिविल एक्टिविटी की जाएगी, यानी कि यहां पर जो भी नागरिक कानून से संबंधित, सिविल कानून से संबंधित, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने से संबंधित व्यवस्था हो, या मिलिट्री सिस्टम हो, यानी कि कहीं पे कोई युद्ध हो रहा हो, लड़ाई हो रहा हो, या किसी को अपने अधीन करना हो, वो सारी जो जिम्मेदारी थी, अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई। तो बस देखिए, आपका जो सामान्य तौर पर जो तैयारी करते हैं उनका तो मकसद इतने में पूरा हो जाता है कि भारत में कब ऐसा हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा। तो ये घटना हुई थी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये जानकारी से कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको यूपीएससी या स्टेट पीएससी के मेंस देने हैं तो आप इतने से ही संतुष्ट नहीं होंगे। आपको इसमें बहुत सी जानकारी आप शामिल कर सकते हैं। जैसे देखिए, आगे बढ़ते हैं। Act created first time a government of India having authority over the entire territorial areas possessed by the British India। और इस एक्ट से क्या हो गया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार, फर्स्ट टाइम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग ऑथोरिटी, जितने भी भारत के अंदर जितने भी क्षेत्र थे उन सब पर इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अधिकार दे दिया गया। द टेरिटोरियल एरियाज possessed by the British India and Lord William Bentinck was first Governor General of India। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बने, भारत के पहले गवर्नर जनरल। अगर पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन से एक्ट से? तो 1833 के चार्टर एक्ट से। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि कैसे रेगुलेटिंग एक्ट से डेवलप होते होते 1833 के एक्ट में पहुंचे। सेंट्रलाइजेशन बढ़ा। सेंट्रलाइजेशन इसलिए बढ़ा क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिए, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन का विस्तार था, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन था, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो उन सारे एरियाज पर कानून बनाने का, उन सारे एरियाज पर अधिकार स्थापित करने की जिम्मेदारी इनको दे दी गई, जिनका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले इस एक्ट के द्वारा, इस चार्टर एक्ट के द्वारा पहले गवर्नर जनरल बन गए विलियम बेंटिक। और आगे देखते हैं। Governor General of India was given exclusive legislative powers for the entire British India। यानी पूरे भारत के लिए जहां जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, उन सब क्षेत्र के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? गवर्नर जनरल की हो गई। ओके, तो गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन साथ ही साथ देखिए एक चेंज ये भी किया, द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वेयर कॉल्ड रेगुलेशंस। एक बदलाव किया इन्होंने कि इससे पहले जितने भी एक्ट आए उनके द्वारा जो कानून बनाया गया वो सब अब रेगुलेशन हो गए, विनियमन हो गए। मतलब वो उनकी जो ताकत थी वो इस एक्ट की तुलना में कम थी, ऐसा माना गया। और ये एक्ट जो आया, लॉज मेड अंडर दिस वाज द एक्ट, और इस एक्ट के द्वारा जो कानून बनाया गया वो लॉज कहा जाने लगा। मतलब इससे पहले के जो एक्ट थे वो पहले तो वो भी लॉज थे, लेकिन अब जब ये एक्ट आ गया तो कहा गया कि भाई इससे पहले के जो एक्ट आए थे उस एक्ट के द्वारा जो लॉज एस्टैब्लिश किए गए वो सब रेगुलेशंस हैं। रेगुलेशन मतलब व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम कानून है। और ये जो हमारा एक्ट आया है
इसमें जो बातें हमने कही हैं वो लॉज है। तो इस तरह से लॉज और रेगुलेशन के बीच एक अंतर को भी इस एक्ट में एस्टैब्लिश किया गया। तो लॉज और रेगुलेशन, ये फिर आपके सामने दो चीजें आ गई। इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी। अब फिर देखिए अब क्या हो जाता है, इससे एक बड़ा बदलाव आता है। अभी तक हमने आपको क्या बताया था कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे वो क्या कंट्रोल करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल एक्टिविटी को कंट्रोल करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता था वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को कंट्रोल करते थे। अब इन्होंने ये कहा इस एक्ट में कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी अब कॉमर्शियल एक्टिविटी तो जरूरत ही नहीं है, अब तो जो ये काम कर रहे हैं वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है। तो इस एक्ट के द्वारा इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी, यानी कि एक वाणिज्यिक कंपनी के तौर पर, एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी वो तो समाप्त ही कर दिया इन्होंने। यानी जो कंपनी 1600 में एक व्यापार, एक छोटे से व्यापार करने के लिए आई थी, ये भारत में लगभग 133 सालों यानी कि 233 सालों में देखिए वो इतना पावरफुल हो गया कि अब उसे व्यापार वाणिज्य करने की जरूरत ही नहीं रही। उसे वहां के ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि अब आपको कॉमर्शियल एक्टिविटी करने की जरूरत क्या है, आप तो वहां पर शासन व्यवस्था का हिस्सा बन गए हो, आप वहां शासन सिस्टम को चलाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाओ, पॉलिटिकल सिस्टम पे आप हावी हो जाओ, आपको कॉमर्शियल बॉडी के रूप में काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बदलाव भी आया, इसे आप याद रख सकते हैं। तो दो बड़े बदलाव, एक तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाना, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कॉमर्शियल बॉडी के रूप में इनका जो काम करने, इनकी जो एक्टिविटी थी उनको समाप्त करने का अधिकार। ये दो बड़े बदलाव यहां पर देखने को मिलते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 attempt to introduce a system of open competition for selection of civil servants and stated that the Indians should not be debarred from holding any place, office and employment under the company। ये एक बड़ा बदलाव है और इसका इम्पैक्ट आज भी हमारे संविधान में देखने को मिलेगा, है ना। क्या कहा इन्होंने, इस एक्ट के द्वारा कहा गया, एक बदलाव लाया गया कि भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो नियुक्ति की जाएगी वो नॉमिनेशन के आधार पर नहीं होगी, किसी को नामित करके नियुक्त नहीं करेंगे। जितने भी पोस्ट होंगे, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में पोस्ट होंगे, उसमें भारतीयों को भी प्रवेश दिया जाएगा। इंडियंस विल ऑल्सो बी अपॉइंटेड। इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये हर काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा वो चार्टर एक्ट है जिसमें पहली बार ये व्यवस्था की गई। फर्स्ट टाइम द अरेंजमेंट वाज मेड दैट द इंडियंस शुड बी अपॉइंटेड ऑन द हायर पोस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो 1833 का ही वो एक्ट था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा हो जिसमें ब्रिटिश लोग भी भाग लें, इंडियंस भी पार्टिसिपेट करें, एक ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड स्टेटेड दैट द इंडियंस शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस, एनी ऑफिस एंड द एनी एम्प्लॉयमेंट, यानी किसी भी प्रकार के रोजगार में, किसी भी स्थान पर नियुक्ति में, या किसी भी प्रकार की अगर वहां पर कोई रिक्रूटमेंट से रिलेटेड काम हो रहा है तो किसी भी इंडियन को डिबार नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। ये चेंज है और ये चेंज जो है ये चलता गया, बढ़ता गया। ये शुरुआत थी। ये अलग बात है कि इसका अपोज किया,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने इसका अपोज किया, कुछ ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने इसका अपोज किया कि भाई इससे तो भारतीय इंडियंस पीपल आल्सो कम इन द हायर पोस्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज, ये तो सही नहीं होगा, इससे तो ब्रिटिश सत्ता जो है कमजोर होगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जब आगे के एक्ट अपन पढ़ेंगे 1853 और 1858 का, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि इस बात को आगे बढ़ाया गया। पहले तो प्रावधान किया गया, प्रोविजन किया गया, लेकिन प्रोविजन ये जो है स्टिल पड़ा रहा, मतलब इस पे कोई एक्शन नहीं हो सका, नो एक्शन वाज टेकन ऑन दैट। लेकिन धीरे धीरे इस पर बातें होने लगी, आंदोलन भी हुए, भारतीय लोगों ने कई बार इसके अगेंस्ट मूवमेंट की भी किया। भाई जब आपने एक चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था की है कि इंडियंस को सिविल सर्विसेज में प्रवेश दिया जाए, उनके साथ भेदभाव न हो, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया है, तो फिर इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? तो ये जो एक्ट है ये इस तरीके से भारतीय लोगों के लिए जो हायर सिविल सर्विस था उसके लिए एक रास्ता खोलता है, एक रास्ता खोलता है कि हायर सर्विसेज में भी इंडियंस लोग एंटर कर जाते हैं। और हमारे पास देखिए जब संविधान में हम जाएंगे और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल पढ़ेंगे 16, आर्टिकल 16, तो क्या पढ़ने को मिलता है? यही देखने को मिलता है कि नियोजन में सबको बराबर अवसर मिलेगा। ऑल द पीपल ऑफ ऑल द इंडियन सिटीजन विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 पढ़ते हैं आप लोग, फंडामेंटल राइट में। तो क्या ऐसा लगता नहीं है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये निकल करके कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंपैक्ट करता है? यानी इससे भी हमने सीखा है, We have learned from this act also। इसे हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजों ने, इन बातों ने हमारे संविधान को कहीं ना कहीं प्रभावित किया, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित किया, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित किया। तो इसीलिए हम इन बातों को उसी संदर्भ में देख रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, द एक्ट मैंडेटेड दैट एनी लॉ मेड इन इंडिया वाज टू बी पुट बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड वाज टू बी कॉल्ड एक्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इससे पहले के जितने भी एक्ट आए थे उसके माध्यम से जो लॉ लाए गए थे उनको कहा गया रेगुलेशन। और ये जो एक्ट आया चार्टर एक्ट 1833, इसके माध्यम से जो लॉ बने वो एक्ट के रूप में जाने लगे। इससे पहले वाले रेगुलेशन और ये हो गए एक्ट। लेकिन इसमें एक बात इसलिए जोड़ दी गई कि भाई अगर भारत में कोई रहते हुए इंडिया के गवर्नर जनरल को ये पावर दिया जाता है कि अगर वो एक्ट कोई बनाते हैं तो भाई वो एक्ट एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट से क्या होना चाहिए? अप्रूव्ड होना चाहिए। द एक्ट मैंडेटेड, यानी जरूरी कर दिया दैट एनी लॉ मेड इन इंडिया वाज टू बी पुट बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड वाज टू बी कॉल्ड एक्ट। यानी कि अगर भारत में गवर्नर जनरल अगर कोई कानून बनाते हैं और उस कानून को अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूवल ना लिया जाए तो वो कानून लागू नहीं हो सकता। ये जरूरी कर दिया गया कि ऐसा कोई भी कानून जो भारत में बनाया जाता है उस कानून को ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना जरूरी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात इस एक्ट में बोला गया। और क्या चीज कहा गया? एज पर एक्ट एन इंडियन लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। अब देखिए एक और बड़ा डेवलपमेंट होता है इस एक्ट के द्वारा। एज पर एक्ट, इस एक्ट के द्वारा यानी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा एन इंडियन लॉ कमीशन, ये जो है कानून आयोग, Indian Law Commission, this was the first law commission and its chairman was Lord Macaulay। Lord Macaulay जो हैं इसके चेयरमैन थे। इस लॉर्ड मैकाले जो है इस लॉ कमीशन के चेयरमैन बनाए गए। एज पर द एक्ट एन इंडियन लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड एंड द फर्स्ट लॉ कमीशन chairman was Lord Macaulay। It sought to codify all Indian law। और मैकाले ने जो काम किया वो आज भी हमको दिखाई पड़ता है। इन्होंने भारत में जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजाओं के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग तरह के कानून थे
उनको कोडिफाई किया, उसको संहिताबद्ध कर लिया, उसको एक निश्चित रूप दे दिया, एक बिल्कुल कोडिफाई कर दिया, उसको निश्चित स्वरूप प्रदान कर दिया। तो ये कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ का जो काम है ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। और ये लॉर्ड मैकाले ने ये काम इसलिए किया क्योंकि पहली बार लॉ कमीशन बनाया गया। और पहली बार लॉ कमीशन इसलिए बनाया गया क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 में इसके लिए व्यवस्था की गई थी कि भाई भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कानून हैं और उसके कारण ब्रिटिश शासन को चलाने में बहुत दिक्कत आती है। तो सबको मिला करके एक यूनिवर्सल कानून बनाओ जिससे कि सब जगह एक जैसा कानून है। अब देखिए यहां से क्या सीख मिली, कानून की एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ जस्टिस यानी न्याय का कानून जो है स्टैब्लिश करने की बात, कानून के सामने सभी बराबर हों और सबके लिए समान कानून हो, इक्वल लॉ फॉर ऑल। कहीं ना कहीं इन चीजों में उसके बीज निहित है। कहीं ना कहीं ये जो कोडिफाई जो है, और क्यों कोडिफाई करना है भाई, मैसूर में अलग कानून चल रहा है, बंगाल में अलग चल रहा है, बिहार में अलग चल रहा है, उड़ीसा में अलग चल रहा है, ऐसे में बहुत दिक्कत होती थी ब्रिटिश शासन को चलाने में। तो इसीलिए मैकाले को अपॉइंट किया गया और कहा गया कि आप पूरे देश के लिए एक कानून बनाइए, एक तरह का कानून बनाइए जो पूरे देश में एक जैसा लागू हो। तो इसका फायदा अल्टीमेटली हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको भी मिला और हमारे देश में एक परंपरा बन गई, एक ट्रेडिशन बन गया, एक कल्चर डेवलप हो गया कि भाई सारे देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए। अलग अलग कानून होने से समस्या होती है और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, भेदभाव भी होता है। तो इसीलिए तो हमने कानून में व्यवस्था की कि भाई जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ भी नहीं किया जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं, इसकी जड़ें इस मैकाले की जो ये फर्स्ट चेयरमैन मैकाले की जो लॉ कमीशन था उसके उन्होंने जो काम किया कोडिफाई ऑफ ऑल इंडियन लॉ, इसमें कहीं ना कहीं इसकी जड़ें मौजूद हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, The British Parliament abolished the slavery in Britain and all its possessions in 1833। ब्रिटेन में भी जो है ये व्यवस्था प्रचलित थी गुलाम बनाने की, गुलाम है ना, किसी को भी स्लेवरी मतलब क्या होता है, जो स्लेव बना लेते हैं किसी को भी, यानी कि गुलाम बना लेते हैं अपना, बिल्कुल उसको जो है दास्ता बोलते हैं हिंदी में, दास बना लेते हैं, जैसे प्रचलित शब्द है दास मतलब बना लेते हैं। तो स्लेवरी जो है ये बहुत गंभीर समस्या थी, यूरोप में तो बहुत ज्यादा चलता था, खरीदना बेचने का काम करते थे। दास जो है एक जगह से दूसरे जगह चले बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, काम करने के लिए लोग जो है अपना दास बना लेते थे, स्लेव बना लेते थे। तो इस दास्ता को खत्म करने का काम भी इस चार्टर एक्ट के माध्यम से हुआ। अच्छा, भारत में भी दास्ता का प्रभाव था, भारत में भी दास खरीदे बेचे जाते थे और ये जो दास्ता के कारण बहुत सारे लोगों के साथ बहुत इनजस्टिस होता था, उनका जीवन जो है पशुओं से भी बदतर था। तो इस कारण से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो 1833 का ये चार्टर एक्ट लाया, उस चार्टर एक्ट में ये प्रावधान किया कि दास्ता भारत के अलावा भी जितने भी ब्रिटिश कॉलोनीज हैं वहां पर कहीं भी दास्ता नहीं होगी, यानी स्लेवरी जो है अपनाया नहीं जाएगा और किसी को भी स्लेव नहीं बनाया जाएगा। ये एक बड़ी चीज यहां पर निकल के आई। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द मिटिगेशन ऑफ स्लेवरी एग्जिस्टिंग इन इंडिया एट दैट टाइम। भारत में जो स्लेवरी, जो दास्ता का प्रचलन था, उस दास्ता को प्रचलन को मिटिगेट करने में इस चार्टर एक्ट का भी योगदान माना जा सकता है। फिर एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, द नंबर ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट्स इन द कंट्री वाज इंक्रीजिंग। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार हो रहा है, उनका कंट्रोल बढ़ रहा है शासन में, वैसे वैसे जो ब्रिटिश लोग थे उनकी संख्या भी भारत में बढ़ती जा रही है। तो और उससे पहले 1813 के चार्टर एक्ट में आपने क्या देखा था कि मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार की छूट भी दे दी गई थी। साथ ही साथ एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ अलग से फंड की भी व्यवस्था कर दी गई थी। तो भारत में एक बड़ा बदलाव आ रहा था।
धार्मिक आधार पर भी बदलाव आ रहा था। बहुत सारे ब्रिटिश जो नागरिक होते थे वो भारत में आके रहने लगे थे। कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को करने के लिए, कुछ लोग अपने पॉलिटिकल प्रेशर को बढ़ाने के लिए, कुछ लोग उनको कंट्रोल करने के लिए ना, हर तरह से उनकी संख्या बढ़ रही थी। तो स्वाभाविक है वो जो क्रिश्चियन लोग थे, जो ज्यादातर उनमें से जो है कैथोलिक धर्म के थे, उन सबकी व्यवस्था को देखने के लिए ये देखिए कि number of British residents increased in the country and was increasing. The act allowed for having 3 bishops in India. और अब देखिए पहले 1813 में तो एक बिशप को मान्यता दी थी कि भाई एक बिशप नियुक्त किया जाए। अब यहाँ पर देखिए 3 बिशप बनाने लगे। मतलब चूंकि क्रिश्चियनिटी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो इसीलिए क्या कर दिया, 3 बिशप की नियुक्ति इस दौरान की गई। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि 1833 के चार्टर एक्ट में ऐसे बदलाव किए गए जिन बदलावों का असर आज भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स पर दिखाई पड़ता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए जिन्हें आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहली चीज ये, जैसे उल्टा चलते हैं अपन, पहली चीज ये कि भारत में जो है ब्रिटिश रेसिडेंट्स का नंबर बढ़ रहा था, तो बिशप की संख्या बढ़ाई इन्हें, नंबर ऑफ बिशप्स इंक्रीज। मतलब जो धार्मिक उनके जो मतलब लीडर्स होते थे, जो धार्मिक प्रचार प्रसार में उनकी मदद करते थे, वो उनको जो है वो एक नाम देते थे वो लोग, तो उसको बिशप कहते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ाई गई। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, स्लेवरी को समाप्त किया गया, ये भी इस चार्टर एक्ट की विशेषता है। तीसरी विशेषता जो मैंने आपको बताई और याद रखना है आपको, वो ये कि इसके द्वारा एक लॉ कमीशन बना और पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन लॉर्ड मैकाले बने और उन्होंने भारत में एक इंडियन लॉ को कोडिफाई किया, यानी कि कोड्स बनाया। भारत में अलग अलग जगहों पे प्रचलित जो कानून थे उनको इकट्ठा करके एक समग्र यानी यूनिवर्सल लॉ बनाया जो सब जगह लागू किया जा सके। चौथी बात ये आपको बताया कि इस एक्ट के द्वारा एक व्यवस्था ये की गई कि अगर भारत में कोई कानून बनाने की शुरुआत की जाती है तो उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना जरूरी होगा और उसे एक्ट कहा जाएगा और उससे पूरा पहले के जितने भी चार्टर्स थे, जितने भी एक्ट थे, वो सब रेगुलेशंस के रूप में जाने जाएंगे। इसके अलावा एक पांचवी विशेषता आपको ये बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार चार्टर एक्ट के माध्यम से 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सिविल सर्वेंट्स की नियुक्ति होती थी, लोक सेवकों की नियुक्ति होती थी, वो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से किया जाए और इंडियंस को भी उसमें भाग लेने का मौका दिया जाए सिविल सर्वेंट बनने के लिए। ये बात पहली बार इस चार्टर एक्ट के माध्यम से आया। इसके अलावा आपको यह भी बताया गया कि इसके माध्यम से जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक एक कॉमर्शियल कंपनी के रूप में, एक वाणिज्यिक कंपनी थी, उस वाणिज्यिक कंपनी के रूप में इसका अस्तित्व जो है समाप्त कर दिया गया और इसका मेन काम अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रह गया। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल का अधिकार दे दिया गया और इस तरह से भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जहां भी टेरिटरी थी वहां पर कानून व्यवस्था को चलाने, सिविल या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का अधिक से अधिक राइट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया। जो पहले भारत में गवर्नर जनरल बने थे इस एक्ट के द्वारा यानी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, वो थे विलियम वेंटिक। तो ये एक बड़ा बदलाव आया और कुल मिलाकर के अगर थ्योरी प्रिंसिपल के रूप में देखेंगे तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है ये भारत में सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण के माध्यम से, सेंट्रलाइज सिस्टम के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, मिलिट्री सिस्टम को चलाना, ये सब बातें निकल करके इस चार्टर एक्ट के माध्यम से आता है। तो सेंट्रलाइजेशन ये इसकी एक सीख है। इसके अलावा जो किसी भी आधार पर सिविल सर्विसेज में भेदभाव नहीं होना चाहिए रिक्रूटमेंट में, ये इसकी सीख है। इसके अलावा सबके लिए कानून जो है वो एक समान होना चाहिए, सभी एरियाज में एक जैसे कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, ये इससे सीख है। स्लेवरी को खत्म करना, दासता को खत्म करना, ये इसकी सीख है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमें इस चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से भी मिली
जिनमें से कुछ बातों को परिवर्तित करके हमने हमारे संविधान को बनाने की प्रक्रिया में भी शामिल किया। और संविधान में भले ही वो डायरेक्टली इस रूप में दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन इसके जो भाव हैं वो कहीं ना कहीं संविधान में भी दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर चार्टर एक्ट 1833 को विस्तृत रूप से समझ जाते हैं। अब ये किसी भी परीक्षा में आपके लिए मददगार साबित होगा, प्रीलिम्स में भी होगा, मेंस में भी होगा और बाकी एग्जाम्स में भी होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लेकिन उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे एक्सपैंड करने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।